अच्छा जी बेटा, आज हमारे इस चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक पे बेटा पेज नंबर 48 चैप्टर 4 का पेज नंबर 48 बेटा, आप उस पे देखें तो वहाँ पे एक हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल। स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल कि एक बेटा जनरल सेल का, यानी कि कोई भी आम सेल है, हम किसी स्पेसिफिक सेल की बात नहीं कर रहे, हम जनरलाइजेशन में किसी आम सेल की बात कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा आज हमारा यही टॉपिक है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, यानी कि एक सेल के बेटा मेन कंपोनेंट्स कितने हैं जो आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है, हम उनकी बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि बेटा ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको देखने के लिए, या सेल के जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं उनको अगर हमने स्टडी करना हो तो उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है हम उसकी बात करेंगे। दैट टेक्निक इज सेल फ्रैक्शनेशन। हम देखेंगे कि बेटा सेल फ्रैक्शनेशन से क्या मुराद है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो आज के इस टॉपिक में हमारा होगा, आज के इस लेक्चर में, वो होगा बेसिक टू टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, कि जो सेल की दो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, आज के बेटा इस टॉपिक में हमने मेन इन तीन चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज कि एक सेल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरी चीज कि सेल फ्रैक्शनेशन क्या है और इसको हम यहाँ पे पढ़ने क्यों जा रहे हैं, तीसरी कि व्हाट आर दी टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल की बेटा जो दो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है जी, तो ये आज के इस लेक्चर की बेटा हमारी जो बेसिक आउटलाइन है, यानी कि आज हमने जो जो पढ़ना है ये वो चीजें हैं। तो बेटा अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एक सेल के बेसिक कंपोनेंट्स की, कि एक सेल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसकी, तो कहता है कि बेटा हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं जिनकी आगे शेप्स और साइज जो है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मसलन बेटा मसल सेल का साइज कुछ और होगा, नर्व सेल का साइज कुछ और होगा, इसी तरह प्लांट के पेरन काइमा सेल का साइज शेप कुछ और है, स्क्लेरन काइमा का साइज और शेप कुछ और है। ठीक है, कोलन काइमा का साइज और शेप कुछ और है। यानी कि इन शॉर्ट सादा अल्फाज में बेटा सेल्स बहुत तरह के हैं, इनकी साइजेस इनके शेप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं फंक्शन के लिहाज से। लेकिन बेटा फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी उन सब की एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उनमें बेटा कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, उनके यानी कि वो कॉमनली ऑर्गेनाइज हुए हैं। ठीक है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके जो बनाने वाले कंपोनेंट्स हैं वो स्टिल कॉमन है। यहाँ पे बेटा मेनली हम जो कंपोनेंट्स बात कर रहे हैं वो हम यूकैरियोटिक सेल को रेफरेंस में रख के बात करेंगे, एक यूकैरियोटिक सेल को रेफरेंस में रख के बात करेंगे। तो कहते हैं जी कि तमाम सेल्स जो है बेटा इनके पास एक आउटर कवरिंग होती है। पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ सेल इज एन आउटर कवरिंग। ठीक है, तमाम सेल्स में बेटा आउटर कवरिंग होगी। और अगर इस आउटर कवरिंग की बात की जाए तो ये आउटर कवरिंग बेटा मेनली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सब सेल्स में होगी। बेशक वो बैक्टीरिया का सेल है, बेशक वो एनिमल का सेल है, बेशक वो प्लांट का सेल है, बेशक वो एल्गी का सेल है, बेशक वो फंजाई का सेल है। तमाम किस्म के सेल्स में बेटा
जो आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लाजमन मौजूद होगी। लेकिन कहता है कि अगर हम बेटा प्लांट सेल्स की बात करें, यानी कि एनिमल सेल को छोड़ के इन चारों की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एल्गल सेल, फंजाई सेल, तो इनमें एक एक्स्ट्रा कवर भी होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है, एंड दैट कवरिंग इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट बेटा एक यूकैरियोटिक सेल का जो है दैट इज आउटर कवरिंग, एंड आउटर कवरिंग कैन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स बट एक्सेप्ट animal cell and some protozoa. An extra cover known as cell wall is also present in cell. उसके बाद दूसरा कंपोनेंट बेटा क्या है कि तमाम सेल्स में एक जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज होंगी, साइटोसोल होगा, स्टोरेज बॉडीज होंगी, एटसेट्रा। ठीक है जी। तो दूसरा कंपोनेंट बेटा एक यूकैरियोटिक सेल का हमारे पास क्या है कि तमाम सेल्स में एक जेली लाइक मटेरियल होगा, जिस जेली लाइक मटेरियल को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जिस साइटोप्लाज्म में इस सेल की ऑर्गेनेलीज वगैरह, इस सेल का साइटोसोल वगैरह या इस सेल की स्टोरेज बॉडीज मौजूद होंगी। उसके बाद बेटा तीसरे कंपोनेंट की अगर बात करें तो तीसरा कंपोनेंट क्या है कि तमाम सेल्स बेटा जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं मासवाय चंद एक एक्सेप्शंस के, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गया, या प्लांट्स के केस में बेटा जो सीव ट्यूब सेल्स हो गए, मेमेलियन रेड ब्लड सेल, मेमेलियन रेड ब्लड सेल और सीव ट्यूब सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी बेटा यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें एक तीसरा कंपोनेंट भी सेल का होता है, दैट इज न्यूक्लियस, एंड विच इज कंटेनिंग क्रोमाटिन मटेरियल आर क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा हमने बात की कि एक सेल, यूकैरियोटिक सेल के कितने बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो आपको बेटा अगर पेपर में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो आपको पूछेगा कि राइट डाउन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, फिर आप ये चीजें लिख देंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल में मेनली 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट उसकी आउटर कवरिंग, जो कि तमाम सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल को छोड़ के बाकी जो सेल हैं बैक्टीरियल, फंगल, एल्गल, प्लांट सेल, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा कवर सेल वॉल भी होता है। दूसरा कंपोनेंट कि तमाम सेल्स में एक जेली लाइक मटेरियल है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज, साइटोसोल वगैरह और स्टोरेज बॉडीज मौजूद होंगी। और तीसरा कंपोनेंट कि सिर्फ बेटा एक दो यूकैरियोटिक सेल को छोड़ के बाकी जितने भी किस्म के यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं या क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं। ठीक है जी। या बेटा वो आपको यहां से एक और तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक cells have different shapes and sizes but still share common organization, justify it। बेटा इस तरह से भी वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछा उसने जी कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस बट स्टिल शेयर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिफाइड। कि यूकैरियोटिक सेल्स बेटा मुख्तलिफ अशकाल के, मुख्तलिफ साइजेस के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इसकी वजाहत करें तो फिर बेटा आप इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए ये वजाहत करेंगे। तो बस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, जवाब बेटा आपका यही सारा कुछ होगा। अच्छा नेक्स्ट बेटा आगे हम बात करते हैं कि बेटा एक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी अपरेटस है, फिर उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है वगैरह वगैरह। तो कहता है जी कि अगर हमने बेटा इन ऑर्गेनेलीज को इंडिविजुअली स्टडी करना है, यानी कि फर्दन एक एक को हमने स्टडी करना, फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे ये मुमकिन होगा।
तो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है कि फिर इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर स्टडी करना है तो फिर बेटा उसको दूसरे कंपोनेंट यानी कि गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स वगैरह से डिफरेंट करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो फिर ही उसको स्टडी करेंगे ना। तो ये अचीव हम कैसे करेंगे, यानी कि हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैसे कर सकते हैं? तो जिस प्रोसेस के जरिए बेटा हम एक सेल के या एक टिश्यू के जो सेल्स हैं, क्या होगा बेटा कि एक सेल के कंपोनेंट्स या एक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे से जुदा करने के लिए, फॉर स्टडी पर्पसेस और एनी अदर पर्पस, जो टेक्निक यूज की जाती है उस टेक्निक को कहते हैं बेटा सेल फ्रैक्शनेशन। उस टेक्निक को क्या कहा जाता है जी? सेल फ्रैक्शनेशन। तो सेल फ्रैक्शनेशन बेटा हम क्यों करेंगे कि अगर हमने एक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को या एक टिश्यू के सेलुलर कंपोनेंट्स को डिफरेंट करना है, सेपरेट करना है एक दूसरे से, उनको स्टडी करने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर हम बेटा सेल फ्रैक्शनेशन का सहारा लेंगे। अभी सेल फ्रैक्शनेशन को बेटा हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन? तो कहते हैं कि सेल फ्रैक्शनेशन जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इसको लिख लें भी साथ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट अ सेल ऑर्गेनेली or components based upon size and density। ये बेटा क्या है? कह रहा है जी कि ये एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक मजमुआ है। किसका? वेरियस मेथड्स का, मुख्तलिफ तरीकाकारों का, जो क्या करेगा? यूज्ड टू, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? सेपरेट अ सेल ऑर्गेनली और कंपोनेंट्स, यानी कि एक सेल की ऑर्गेनलीज को या कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए। कैसे? बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी, उनके साइज और उनकी डेंसिटी की बुनियाद पे उनको सेपरेट किया जाएगा, उनको अलहदा किया जाएगा। और जिन भी मेथड्स के जरिए बेटा अलहदा किया जाएगा, उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो मजमुआ है, उसको हम क्या कहेंगे जी? सेल फ्रैक्शनेशन। क्लियर जी? तो सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास क्या है कि उन तमाम मुख्तलिफ मेथड्स का एक मजमुआ जिनको यूज करते हुए हम एक सेल की ऑर्गेनेलीज या कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा करते हैं, उनके साइज और डेंसिटी के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं जी? सेल फ्रैक्शनेशन। अभी सेल फ्रैक्शनेशन जब भी बेटा आपने करनी है तो फिर आपको दो मेथड्स का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि ये दो मेथड्स के थ्रू होगी। पहला मेथड है बेटा जो दैट इज होमोजिनाइजेशन। पहले आप होमोजिनाइजेशन करेंगे, और सेकंड जो मेथड इसमें इन्वॉल्व होगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम अभी बेटा मैंने जो कहा ना कि सेल फ्रैक्शनेशन वेरियस मेथड्स का मजमुआ है, वो वेरियस मेथड क्या है? एक होमोजिनाइजेशन है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन है। पहले आप होमोजिनाइजेशन करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और इन दोनों के नतीजा क्या आएगा कि सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेलीज एक दूसरे से सेपरेट हो गई। होमोजिनाइजेशन में क्या किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जी होमोजिनाइजेशन की। तो अगर बेटा मैं होमोजिनाइजेशन के बारे में बात करूं तो ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक टिश्यू के जो डिफरेंट सेल्स हैं
ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करके, उनकी मेम्ब्रेन्स को, ठीक है, तोड़ के उनकी मेम्ब्रेन्स को, ठीक है, डिसरप्ट करके हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिलीज करवाएं और उनका हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर आ जाए, यानी कि जिसमें तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे में, ठीक है, इमर्ज हो जाए, ठीक है, और जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे, होमोजिनाइजेशन। तो होमोजिनाइजेशन क्या है कि हमने जिस भी टिश्यू के सेल की ऑर्गेनेलीज वगैरह को एक दूसरे से अलहदा करना है, हमने बेटा वो लिया टिश्यू, फिर उस टिश्यू को हमने क्या किया कि किसी ब्लेंडर मशीन वगैरह में डाल के, या लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट होता है होमोजिनाइजर, उसके जरिए हम उसके डिफरेंट सेल्स जो हैं उनकी मेम्ब्रेन्स जो है उनको डिसरप्ट करेंगे, यानी कि मेम्ब्रेन्स को डैमेज करेंगे, और बाकी जो इंटरनल कंटेंट्स हैं उनका एक मिक्सचर बना लेंगे, और उस मिक्सचर को बेटा हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है बेटा, जिसमें क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज या फिर डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली मौजूद है, यानी कि एक जैसे, ठीक है, आपको उनकी कंसंट्रेशन हर जगह पे बराबर नजर आएगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, होमोजिनाइजेशन। फिर नेक्स्ट बेटा क्या किया जाएगा, नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि जो अभी आपने होमोजीनस मिक्सचर बना लिया है होमोजिनाइजर के थ्रू, आप उसको एक मशीन में, ये देखें, ये हमारे पास बेटा टिश्यू था जिसके सेल्स को हमने करनी थी सेल फ्रैक्शनेशन, आप इसको एक ब्लेंडर मशीन में लेके गए, उस ब्लेंडर मशीन में आपने इनकी मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट किया, और लास्ट पे आपके पास जो होमोजीनस मिक्सचर आ गया जिसको होमोजिनेट भी कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना बेटा, ये वाला, इसको हम कह रहे हैं जी होमोजिनाइजेशन, यानी कि जिसमें आपने एक टिश्यू के सेल्स की मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करके एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार किया है जिसको होमोजिनेट कह रहे हैं। दिस प्रोसेस बीइंग नोन एज होमोजिनाइजेशन। अभी क्या होगा, अभी ये जो बेटा होमोजिनेट आपने बना लिया है ना, आप इसको एक मशीन में ले जाएंगे, इस मशीन का नाम है बेटा सेंट्रीफ्यूग मशीन। क्या नाम है जी, सेंट्रीफ्यूग मशीन। यहां पे क्या होगा कि आप इनको, जो होमोजिनेट है या जो आपके पास होमोजीनस मिक्सचर है, आप इसको टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे और उन टेस्ट ट्यूब्स को इस मशीन के ऊपर फिट कर देंगे। मशीन क्या करेगी, उन टेस्ट ट्यूब को बेटा एक बड़ी हाई स्पीड पे ना गोल रोटेशनल घुमाएगी, स्पन करेगी। स्पन का मतलब बेटा क्या है, घुमाना, ठीक है, स्पिन स्पिन स्पन स्पन, ठीक है। तो ये घुमाएगी उसको हाई स्पीड में गोल दायरे में, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा कि लास्ट पे जब मशीन रुकेगी तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल इस मिक्सर के, वो अपनी डेंसिटी के लिहाज से, अपनी शेप के लिहाज से और अपने साइज के लिहाज से टेस्ट ट्यूब में बैठना शुरू कर देंगे। बस ये टेस्ट ट्यूब थी जिसमें आप होमोजेनाइजेशन करवा रहे थे, तो जो बड़े पार्टिकल होंगे बेटा, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो सबसे नीचे जाके बैठ जाएंगे, फिर जो उनसे छोटे वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनकी एक अलहदा लेयर बन जाएगी, फिर जो उनसे छोटे उनकी यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, ऐसे। फिर जो सबसे छोटे होंगे बेटा वो इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बेटा क्या होगा कि आपने जो होमोजीनस मिक्सचर बनाया था, जब उस होमोजीनस मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूग मशीन ने हाई स्पीड पे, ठीक है, मूव करवाया, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके जो डिफरेंट बेटा कंपोनेंट्स थे, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो अपने साइज, शेप और डेंसिटी के लिहाज से डिफरेंट लेयर्स में अरेंज होना शुरू कर देंगे। जिनकी बेटा डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, साइज सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे नीचे वाली लेयर में, जो ठीक है उससे कम डेंसिटी वाले होंगे वो उससे ऊपर वाली लेयर में, जिनकी उससे कम होगी वो उससे ऊपर वाली लेयर में, और जो सबसे ऊपर होंगे उनकी सबसे कम डेंसिटी होगी। क्लियर जी। तो लिहाजा बेटा पहले आपने क्या किया, होमोजिनाइजेशन करवाई, जिसमें आपने टिश्यू के जो सेल्स थे उनका होमोजीनस मिक्सचर बनाया। फिर दूसरे स्टेप में
आप इनको ले गए सेंट्रीफ्यूग मशीन में, सेंट्रीफ्यूग मशीन पे आपने टेस्ट ट्यूब्स को फिट किया, फिट करने के बाद आपने उनको हाई स्पीड पे स्पन करवाया, गोल दायरे में घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब मशीन रुकेगी, असल में मशीन ने क्या किया था कि इन मिक्सचर के कंटेंट्स जो है इन पे बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उनको घुमाया अच्छी तरह से, फोर्स लगने के बाद जब फोर्स उनसे हट जाएगी वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे, सेडिमेंटाइज होना शुरू कर देंगे। और सेडिमेंटाइज कैसे होंगे? साइज, डेंसिटी और शेप के लिहाज से। जिनकी डेंसिटी और साइज सबसे बड़ा होगा वो सबसे नीचे, ये देखें, और जिनका कम होगा वो उससे ऊपर, जिनका उससे कम वो उससे ऊपर। तो इस तरह बेटा हम एक सीरियल में, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहां से सेपरेट कर लेंगे। लिहाजा इस सेंट्रीफ्यूगेशन को बेटा आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें आपने डेंसिटी के लिहाज से सेपरेशन की है। और बाद में बेटा वो कहता है कि कुछ ऐसे कंटेंट्स भी होते हैं कि जिनको सेपरेट होने के लिए बहुत ही हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है, यानी कि उनको बहुत ही हाई स्पीड पे स्पिन करवाना पड़ता है, और ऐसी सेंट्रीफ्यूगेशन को हम कहते हैं जी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो सेंट्रीफ्यूग मशीन में बेटा मूवमेंट पहले लो स्पीड पे करवाई जाती है, फिर लो से जो कंटेंट्स सेपरेट हो जाएंगे उनको सेपरेट कर लिया जाएगा, फिर अगलों को इंटरमीडिएट स्पीड पे सेपरेट करवाया जाएगा, फिर कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको सेपरेट करवाने के लिए वेरी हाई स्पीड रिक्वायर होगी, और उस सेंट्रीफ्यूगेशन को बेटा हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ फ्रैक्शनेशन, कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होता है, जिसमें बेटा हम क्या करेंगे कि वेरियस मेथड्स को अप्लाई करते हुए एक टिश्यू के जो डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे फॉर स्टडिंग, कि हम उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम उनको स्टडी करना चाहते हैं। वो वेरियस मेथड क्या है? पहला मेथड है बेटा होमोजिनाइजेशन, जिसमें हम टिश्यू को ब्लेंडर मशीन वगैरह में डाल के या होमोजिनाइजर में डाल के, ठीक है, डिसरप्ट करेंगे उसके सेल्स की मेम्ब्रेन्स को, और उसके सेलुलर कंटेंट्स जो हैं उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे जिसको होमोजिनेट कहेंगे। दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा कि इस होमोजिनेट को एक मशीन के ऊपर फिट करेंगे टेस्ट ट्यूब्स की शक्ल में, जो इसको हाई स्पीड पे गोल दायरे में घुमाएगी। जब ये घुमाएगी तो इसके कंटेंट्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, और बाद में जब मशीन रुकेगी तो ये टेस्ट ट्यूब में बेटा बैठना शुरू कर देंगे। बैठेंगे कैसे? अपने साइज, डेंसिटी और शेप के लिहाज से। जिनका साइज और डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे वाली लेयर में, जिनका उनसे कम वो उससे ऊपर वाली लेयर में, जिनका सबसे कम वो सबसे ऊपर वाली लेयर में। तो बेटा हम लो स्पीड से मूव करवाना शुरू करेंगे। पहली सीरियल में हमारे पास कुछ कंपोनेंट अलहदा हो जाएंगे, फिर अगलों को उससे हाई स्पीड पे लेके जाएंगे, फिर उससे हाई, और लास्ट में बेटा जो कंपोनेंट बचेंगे उनको वेरी हाई स्पीड पे जाके सेपरेट करवाएंगे, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। और जो हमने कंपोनेंट अभी बेटा सेपरेट कर लिए हैं उनको हमने जिस भी पर्पज के लिए सेपरेट करवाना था, फिर अपने उस पर्पज के लिए हम उनको स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि इस थ्रू आउट प्रोसेस में आपने पीएच का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, कि टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से या पीएच की चेंजेस की वजह से जो कंटेंट्स आप सेपरेट करवाना चाह रहे हैं उनकी डेथ ना हो जाए, वो ठीक है डाई ना कर जाए। तो इसलिए बेटा आप ये जो सारा प्रोसेस है ना, होमोजिनाइजेशन वगैरह, ये सारा प्रोसेस आप उन मीडियम्स में करवाएंगे, उन जगहों पे करवाएंगे जहां पे बेटा पीएच जो है वो भी बैलेंस्ड हो, जहां पे टेम्परेचर जो है वो भी बैलेंस्ड हो, ताकि आप जिन कंटेंट्स को सेपरेट करवाना चाह रहे हैं उनकी डैमेजिंग ना हो, वो सेपरेशन से पहले ही डाई ना कर जाए। तो ये इस चीज का हमने ध्यान रखना है यहाँ पे।